गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 98 वीडियो के साथ में पिछले 97 वीडियो में हमने आपको रक्त वाहिकाओं के बारे में अध्ययन कराया था। उसमें पहली थी हमारी धमनियाँ। धमनियों के बारे में अध्ययन करा दिया था, अर्थात रक्त वाहिकाएँ ऐसी वाहिकाएँ जिनके द्वारा रक्त कहाँ पहुँचता है, नलिकाओं के द्वारा रक्त हृदय में और हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है। ये रक्त वाहिकाएँ मोस्टली 3 प्रकार की होती हैं। पहली थी धमनी, दूसरी केशिका और तीसरी शिराएँ। तो हमने धमनियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब आता है इसमें टॉपिक केशिकाएँ हैं। दूसरे प्रकार की हैं केशिकाएँ। केशिकाएँ इन्हें बोलते हैं कैपिलरीज, CAPILLARIES, कैपिलरीज। क्या होती हैं, ध्यान देना। ये 0.3 मिलीमीटर लंबी और 4 से 10 माइक्रोमीटर चौड़ी या व्यास की बहुत पतली क्या होती हैं, रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। ये इतनी पतली होती हैं, ध्यान देना कितना व्यास है इनका, 4 से 10 माइक्रोमीटर। इतनी पतली होती हैं कि रुधिर रक्ताणु जो होते हैं इनमें से क्या हो जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। जबकि रुधिर काफ़ी क्या होती है, इनसे बड़ी होती है, फिर भी चपटी होकर के ये चली जाती हैं आराम से। तो आप देखिएगा कैसी होती है, इनका स्ट्रक्चर देखें आप एक बार। ध्यान से देखिएगा इनका स्ट्रक्चर। समझ में बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखिएगा इस टाइप इनका स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसी क्या बनाती हैं, ये जालनुमा स्ट्रक्चर बनाती है। एक हल्की सी बता दी मैंने आपको। ये जो होती है वो होती हैं धमनिकाएँ, धमनिकाएँ, आर्ट्रियोल्स। और ये जो होती हैं ये पतली, बिल्कुल ये वाला भाग जो होता है ना, ध्यान देना ढंग से, इसको डायग्रामेटिक से दिखाएंगे इसको। चलो इसको और चौड़ा करते हैं इस भाग को। ठीक, ऊपर वाला क्या हो गया हल्का सा, इसमें आपको डायग्राम पुस्तक में नहीं मिलेगा आपको, ये आपकी में ये वाली जो होती है केशिकाएँ होती हैं। ये वाला पतली बिल्कुल केशिकाएँ हैं, केशिकाएँ, कैपिलरीज। और ये होती हैं श्रीकाएँ, श्रीकाएँ। इनके आगे किसमें जाएगा रक्त, शिराओं में, श्रीकाओं से शिराओं में, और यहाँ से क्या जाएगा, शिराओं में। शिराओं से रक्त कहाँ जाएगा, श्रीकाओं, धमनिकाओं में, सॉरी धमनिका, धमनी से धमनिकाओं में, फिर धमनिकाओं से कहाँ जाएगा, केशिकाओं में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रक्त कहाँ जाएगा, धमनी और छोटी शाखा बढ़ जाती है, क्या बोलते हैं, केशिकाएँ, वो सॉरी धमनिकाएँ। धमनिकाओं से कहाँ जाएगा, केशिकाओं में, फिर केशिकाओं से श्रीकाओं में, श्रीकाओं से शिराओं में।
ये रक्त का फ्लो होता है मतलब। तो ये कैसी होती है, ये वाला बिल्कुल पतली होती हैं, बिल्कुल बारीक, ध्यान दीजिएगा आप, इतनी पतली होती है केशिकाएँ ये। तो इसमें डायग्राम बना सकते हैं आप लोग। तो ध्यान देना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि रक्त का प्रवाह, ध्यान देना, रक्त का प्रवाह धमनियों, धमनिकाओं, केशिकाओं, श्रिकाओं, शिराओं से होते हुए कहाँ जाता है, हृदय में, और हृदय से शुद्ध होकर के धमनिकाओं में, धमनिकाओं से अंगों में जाता है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये कैपिलरीज होती हैं। ये केशिकाएं हैं, कैपिलरीज, वेन, और ये वेन श्रिकाएं, वेन्यूल्स, हाँ, आर्ट्रियोल। ध्यान देना, केशिकाओं के बारे में अध्ययन चल रहा था। तो केशिकाएं क्या होती हैं, 0 कितनी मीटर लंबी होती है, लंबाई होती है इनकी 0.3 mm लंबी और 0.4, ध्यान देना, या फिर 4 से 10 माइक्रोमीटर व्यास की क्या होती है, नलिकाएं होती हैं। तो आप इसमें देखिएगा, अब इसकी परिभाषा देखते हैं हम, ध्यान देना, इसकी परिभाषा के बारे में, क्या परिभाषा बन जाती है इसकी, ध्यान देना। पॉइंट, ये 0.3 mm लंबी और 4 से 10 माइक्रोमीटर व्यास की क्या होती हैं, बहुत पतली, व्यास की बहुत पतली रुधिर वाहिकाएं होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं। कितनी, 0.3 mm लंबी और 4 से 10 माइक्रोमीटर व्यास की बहुत पतली वाहिकाएं होती हैं। ध्यान देना, देखो केशिकाएं, अगला पॉइंट है, केशिकाएं इतनी पतली होती हैं, केशिकाएं इतनी पतली होती हैं कि, इतनी पतली होती हैं कि रक्ताणु मतलब आरबीसी भी इनसे, आरबीसी भी इनमें से, आरबीसी भी इनमें से कैसे हो जाती है, पिचक करके या मुड़कर प्रवाहित हो जाती हैं, मुड़कर गुजर जाती हैं, मतलब इतनी पतली होती है, ध्यान रखना। तो रक्ताणु वैसे ही बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं, आरबीसी, इसके बारे में बता दिया हमने आपको। तो इनमें से मुड़कर गुजर जाती है, ध्यान रखना। तो तभी तो रक्त का फ्लो होता है कि केशिकाओं का जाल होता है बहुत पतला बारीक। तो दूसरे प्रकार की वाहिकाएं होती हैं ये, पहले पढ़ लिया हम धमनियाँ और दूसरी हैं केशिकाएं। इसमें देखिए आगे, केशिकाएं आपस में मिलकर संपूर्ण शरीर में एक बहुत ही विस्तृत जाल बनाती हैं। इनकी भित्ति अंत्य उपकला, किसी बने तो अंत्य उपकला की बनी होती है, ध्यान देना, जो जल एवं घुलित पदार्थों के लिए क्या होती है, पारगम्य होती हैं। तो आगे देखेगा आप,
क्या बनाती हैं, शरीर में जाल बनाती हैं। जैसे आपने फेफड़ों के बारे में बताया था कि फेफड़ों की जो कूपिकाएँ होती हैं उनमें, उनकी भित्ति में घना केशिकाओं का जाल पाया जाता है। तो आप देखिएगा इसमें आगे देखो, केशिकाएँ, ध्यान देना इसमें देखो, केशिकाएँ आपस में मिलकर शरीर में एक वृहद जाल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, वृहद जाल बनाती हैं। ध्यान देना, इनकी भित्ति आगे केशिकाओं की भित्ति अंत्य उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है, अंत्य उपकला की बनी होती है, जो जल एवं घुलित पदार्थों के लिए क्या होती है, पारगम्य होती हैं। घुलित पदार्थों के लिए पारगम्य होती हैं, अर्थात इसमें से क्या होते हैं, जल एवं उसमें घुले हुए पदार्थ आसानी से आर पार जा सकते हैं। तो ध्यान देना, केशिकाएँ आपस में मिलकर शरीर में एक वृहद जालनुमा संरचना बनाती हैं, या पूरे शरीर बनाती हैं। ये संपूर्ण शरीर में वृहद जालनुमा या विस्तृत जालनुमा संरचना बनाती हैं। इनकी जो भित्ति होती है, केशिकाओं की दीवार या भित्ति अंत्य उपकला की बनी होती है, जो वाल होती है, जो जल एवं घुलित पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, जिसमें से जल एवं घुलित पदार्थ आसानी से आर पार जा सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे इसमें जो पॉइंट है आपको इसमें आ जाता है कि केशिकाओं में रुधिर बहुत धीमे बहता है, बहुत ही धीमे। ध्यान देना, तो ध्यान देना देखिएगा आप, केशिकाओं में रुधिर या रक्त बहुत धीमी गति से बहता है। सबसे तीव्र गति से किसमें बहता है रक्त, ध्यान देना, धमनियों में, और उससे कम तीव्र सिराओं में। ध्यान देना, कितना उसमें धमनियों में होता है 120/80 जो हमारा रक्तदाब होता है, और देखिएगा उसमें होता है 10 से 20 mmHg। ध्यान रखना, 10 से 20, और इसमें बहुत कम होता है, मतलब आप लगा लीजिए 2 से 5 mH, मतलब बहुत ही धीमे बहता है, क्योंकि इनके द्वारा जो पदार्थ होते हैं जल एवं खनिज लवण, वो शरीर की जो कोश भित्ति होती है उसमें कोशिकाओं प्राप्त हो जाते हैं, जितने भी जो हमारे पचित भोजन के अवसाद प्राप्त होते हैं, तो बहुत धीमी गति से बहता है। अब आप देखिएगा, कहीं शरीर में चोट लग जाती है तो सबसे पहले तुरंत यही टूटती हैं। ज़्यादा चोट लग जाती है तो धमनियाँ और क्या हो जाती हैं, रप्चर्ड हो जाती हैं। ध्यान देना, तो शरीर में तुरंत क्या होता है, रक्त फ्लो होता है। अब आप देखिएगा, यदि रगड़क हो जाती है, रगड़क लग जाती है मात्र, तो सबसे पहले नष्ट कौन होती है, केशिकाएँ होती हैं। इसलिए तो हल्की सी क्या जाती है, रक्त आ जाता है, और यदि और ज़्यादा घाव बनेगा तो तुरंत रक्त आएगा बाहर, अर्थात धमनीय सिराएँ क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अब आप देखो कहाँ पाई जाती हैं, धमनियाँ बहुत गहराई में पाई जाती हैं, जबकि सिराएँ आपको आसानी से दिख जाती हैं। अपने देख लीजिए आप, कैसी होती है, गहरी लाल या नीले कलर की या आसमानी या कलर की होती हैं। ध्यान देना, सिराएँ जो तुरंत दिखाई दे जाती हैं। कभी डॉक्टर को आपने देखा होगा, जब आपके ड्रिप लगती है तो बहुत आजकल तो इंस्ट्रूमेंट आ गए, इसको पकड़ में नहीं आती हैं, तो ड्रिप उसी में लगा जाती है धमनी के अंदर। ध्यान देना, ताकि आसानी से तुरंत कहाँ पहुँच जाए वो रक्त। क्या होता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है भाई, केवल एक ही धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, कौन सी, फुफ्फुसीय धमनी, जो फुफ्फुस को ले जाती है शुद्ध होने के लिए। अब ध्यान देना आगे, तो केशिकाओं में जो रक्त का प्रवाह होता है वो बहुत धीमी गति से होता है। अब देखो, रुधिर एवं शरीर
की कोशिकाओं के मध्य, किसके मध्य में? रुधिर एवं शरीर की कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों का विनिमय किसके द्वारा होता है? केशिकाओं के द्वारा होता है। हमने आपको बताया था जब उसमें पढ़ा था हमने, किसमें? फुफ्फुस के अंदर, फेफड़ों के अंदर गैसों का विनिमय। तो ध्यान रखना क्या होता है? कूपिका, फेफड़ों की जो अंतिम संरचना होती है श्वसनीय, क्या बनाती है? श्वसनीय वृक्ष। इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले क्या थी? श्वास नली। श्वास नली दो भागों में बटकर किस में बढ़ जाएगी? श्वसनी में, श्वसनी श्वसनिकाओं में, और श्वसनी अंतस्थ श्वसनिकाओं में, और अंतस्थ श्वसनिका जो होती है वो किसके द्वारा? केशिका मार्ग के द्वारा एक कपनुमा संरचना होती है, उसमें कूपिका में खुल जाती है। और कूपिका में भित्ति किसकी बनी होती है? केशिकाओं की, घना जाल होता है। और इन केशिकाओं के माध्यम में हमेशा रक्त का प्रवाह लगातार बहता रहता है, और इस प्रवाह से ही O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। तो आप अगला पॉइंट देखें इसमें कि रुधिर एवं शरीर की, रुधिर एवं शरीर की कोशिकाओं के मध्य, शरीर की कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों का विनिमय, विभिन्न पदार्थों का विनिमय मतलब आदान प्रदान, विभिन्न पदार्थों का विनिमय आदान प्रदान केशिकाओं के द्वारा ही होता है। केशिकाओं के द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना कि रुधिर एवं शरीर की कोशिकाएं, रुधिर और जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है? ध्यान देना, कोशिकाएं। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो ध्यान देना, कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक। ऊतक मिलकर अंग, और अनेक अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र। ध्यान देना, तो यही तो तंत्र पढ़ रहे हैं हम। कौन सा? परिसंचरण तंत्र, जिसमें कौन कौन से भाग आते हैं? रक्त, जो क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, फिर आती हैं जो पढ़ रहे हैं हम रक्त वाहिकाएं, उसके बाद पढ़ेंगे हृदय। तो इसमें भाग आते हैं ये किसमें? रक्त परिसंचरण तंत्र में या परिसंचरण तंत्र में। तो रुधिर एवं शरीर की कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों, जो भी पदार्थ हैं, जो भी हम लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई पदार्थ, पचित पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, या स्त्रावी पदार्थ, या हम ये भी कह सकते हैं गैसीय पदार्थ, ऑक्सीजन और CO2, और भी होते हैं। तो आप देखिएगा गैसीय पदार्थों में O2 CO2 हो गई, और उत्सर्जी पदार्थों में यूरिया, यूरिक अम्ल, सब तंत्र के द्वारा क्या निकलते? बाहर निकल जाते हैं यूरिन के रूप में। उसके बारे में अगला अध्याय में है उत्सर्जी तंत्र। और उससे भी आगे आप चलेंगे, जैसे स्त्रावी पदार्थ जो किसके द्वारा होते हैं? ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ होती हैं ना, अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ, तो अंतःस्त्रावी तंत्र। तो ये सब सिस्टम होता है पूरे शरीर में। तो ध्यान देना, तो रुधिर एवं शरीर की कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों का विनिमय किसके द्वारा होता है? केशिकाओं के द्वारा होता है। तो प्रश्न आता है कि शरीर में कोशिकाओं एवं रुधिर के मध्य कोशिकाओं का विनिमय होता है, किनके मध्य होता है? केशिकाओं के मध्य में होता है। तो ये केशिकाएं थी। इसके बाद में आपको जो अगला टॉपिक है आपके, वो आ जाता है आपको शिरा एवं शिरिकाएं। शिरा, वेन, यानी क्या बोलते हैं? नस। नस भी कह सकते हैं हम, बोलते हैं ना। को सबसे पहले ये दिखाई देती है हमें। कभी आपने देखा होगा कि जो मनुष्य होते हैं जो बहुत खड़े रह करके काम करते हैं, तो उनमें देखा होगा आपने, उनके पैरों में देखा होगा कि जो ऐसे हो जाते हैं। कभी देखा होगा ये शिराएँ जो होती हैं क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं, देखा होगा आपने, और मोटी हो जाती हैं। देखना, बहुत सारे मनुष्य बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, तो उनकी पैरों की शिराएँ, हाथों की शिराएँ क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और रक्त मोटी हो जाती हैं। वो देखा होगा आपने। यही कारण है कि वो खड़े रह कर काम करते हैं ज़्यादातर, मतलब 20-20 घंटा या 15-15 घंटा जो भी हो सकता है। तो तीसरी जो आती है रक्त वाहिकाएँ, वो आती हैं शिराएँ, शिरा एवं शिरिकाएँ। शिरा एवं शिरिकाएँ, ध्यान देना, ये क्या होती है? ध्यान देना कि ऐसी वाहिकाएँ जो
शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को कहाँ ले जाती हैं, हृदय की ओर लाती हैं। क्या करती हैं ये, हृदय की ओर लाती हैं, किसके लिए, शुद्ध होने के लिए। तो इसमें देखो ऐसी वाहिकाएं, परिभाषा लिखो इसकी, ऐसी वाहिकाएं, ऐसी वाहिकाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों, जो शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से क्या बोलते हैं, रक्त को या रुधिर को, विभिन्न अंगों से रुधिर को कहाँ लाती है, हृदय की ओर लाती हैं। रुधिर को हृदय की ओर, हृदय में लाती हैं। क्या कहलाती हैं, सिराएं कहलाती हैं, सिराएं, वेन्स कहलाती हैं। किससे लेकर आती है, अंगों से, अर्थात जिनमें अंगों से हृदय की ओर क्या बहता है, रुधिर बहता है, क्या कहलाती हैं, सिराएं कहलाती हैं। ध्यान देना, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अब इनके वर्णन करते हैं प्रश्न, आपके इसमें से एक ही प्रश्न बनता है मेनली, मुख्यतः कि धमनी और सिराओं में अंतर बताइए। आ जाता है दो नंबर में, धमनी और सिराओं में अंतर। तो ध्यान देना, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, अंगों से हृदय की ओर लाने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती हैं, सिराएं कहलाती हैं। रक्त का अंगों से कहलाएगी, अंगों में आपने देखा कि O2 कहाँ पहुँचती है, कोशिकाओं के माध्यम से अंगों में, और अंगों से CO2 कहाँ आएगी, रक्त में मिल जाएगी, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इस जो रक्त होता है अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त क्या होता है, ध्यान देना, शुद्ध रक्त ऑक्सीजनित, इसको हम प्योर शुद्ध कहेंगे क्या, ध्यान देना, बताऊंगा इसके बारे में आपको, देखिए एक बार हल्का सा। तो देखिएगा, सभी सिराओं में, आगे लिखें, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, किंतु फुफ्फुसीय सिराओं में, किंतु केवल फुफ्फुसीय सिराओं, इन्हें बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो अंतर करने में काम आएंगे आपको बेटा, ये ध्यान रखना। आ गया तीसरा पॉइंट कि सिराओं में रक्त बहुत कम दाब से या धीमी गति से बहता है, सिराओं में रक्त बहुत धीमी गति एवं कम दाब से बहता है। ध्यान देना, धीमी गति से बहेगा और कम दाब से बहेगा। सिराओं में जो बीपी होता है कम होता है, कम दाब से बहेगा। आगे आता है, ध्यान देना, कहाँ पाई जाती है सिराएं, धमनियाँ तो बहुत गहरे में पाई जाती हैं, और सिराएं त्वचा में तो पाई जाती, दिखाई दे रही है हम आपको, त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। तो आप लोगों, सिराएं सामान्यतः त्वचा में, सिराएं सामान्यतः त्वचा में कम गहराई में पाई जाती हैं, कम गहराई में पाई जाती हैं, कम गहराई में पाई जाती हैं। अब ध्यान देना, कल हमने आपको डायग्राम बनाया था एक, जैसे मान लीजिएगा
सिरा का डायग्राम बनाया हमने ऐसे, ध्यान देना। ये इसमें जो गुहा होती है, ये भित्ति होती है इसकी, वही 3 भागों में बटे होती है। बताया हमने आपको कौन सा, बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक और अंत्य कंचुक, अर्थात ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ये एक जो गुहा होती है क्या होती है, चौड़ी होती है, और जबकि भित्ति क्या होती है, पतली होती है। तो सिराओं की भित्ति पतली किन की अपेक्षा, धमनियों की अपेक्षा, और गुहा चौड़ी होती है। तो आगे इसमें लिखो आप, सिराओं की भित्ति पतली एवं लचीली यो कोमल। सिराओं की भित्ति यहाँ लिखो, सिराओं की भित्ति पतली एवं कोमल होती है, पतली एवं कोमल होती है, पतली एवं कोमल होती है। तो क्या बताया हमने आपको, अंतर 1 2 3 4 5। यदि आपको 10 अंतर करने हैं तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें आप डबल कर सकते हैं। कैसे, देखो कि अंगों से हृदय की ओर क्या बहता है, रक्त बहता है, और जबकि धमनियों में हृदय से अंगों की ओर, जस्ट उसको उल्टा है। जैसे आपको मैंने बताया था कि जैसे एक डायग्राम बनाए इनके द्वारा हम, तो देखो ध्यान से, ये इसको याद करने के हिसाब से देखो, मान लीजिए कि ये तो हो गया हृदय आपका, और ये हो गया अंग, ध्यान देना, हृदय अंग, हृदय से अंगों की ओर धमनियाँ, और अंगों से हृदय की ओर सिरा। रक्त का प्रवाह क्या होता है, हृदय से अंगों की ओर धमनियों में बहता है, और अंगों से हृदय की ओर सिराओं में बहता है, ध्यान रखना। तो ऐसा आप डायग्राम बना लें, आप कभी नहीं भूलोगे। आप नीचे लिख लें, यहाँ लिख लें सिराएं, ऊपर लिख लें धमनियाँ। तो रक्त का प्रवाह है, सबसे पहले परिभाषा ये बताती है कि ऐसी वाहिकाएं जिनमें हृदय से रक्त का प्रवाह अंगों की ओर होता है, धमनियाँ कहलाती हैं, और ऐसी वाहिकाएं जिनमें अंगों से हृदय की ओर रक्त का प्रवाह होता है, सिराएं कहलाती हैं। बिल्कुल शॉर्ट, आसान याद करने का तरीका सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना, तो ये आपको इसको, ये डायग्राम कभी नहीं भूलोगे आप लोग, ध्यान में रहेगा। परिभाषा भूल भी जाते हैं तो याद करो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है आपके, मैंने आपको बताया था कि ऐसी वाहिकाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर लाती हैं, सिराएं कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट था, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, ध्यान रखने बात, और भी आएंगे इसके अंदर, किंतु फुफ्फुस सिरा में, पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है। तीसरा पॉइंट था, सिराओं में रक्त बहुत धीमी गति से और कम दाब से बहता है। हम इसको 2 कर सकते पॉइंट, कि सिराओं में रक्त धीमी गति से बहता है, सिराओं में रक्त का दाब कम होता है या कम दाब से बहता है। अब आता है आगे, सिराएं सामान्यतः त्वचा में कम गहराई में पाई जाती हैं, आपको दिखाई दे देंगे आराम से, जबकि धमनियाँ गहराई में पाई जाती हैं। आगे सिराओं की जो भित्ति होती है, दीवार, वो क्या होती है, पतली होती है धमनियों की अपेक्षा, और क्या होती है, कोमल होती है, जबकि धमनियों क्या होती है, कठोर होती है। तो आगे देखिएगा आप, अगला पॉइंट है इसमें आपके, इसमें आ जाएगा आपके, अगला पॉइंट है कि सिराओं की जो गुहा होती है, कैविटी, ध्यान देना, सिराओं की गुहा क्या होती है, चौड़ी होती है, चौड़ी होती है, ध्यान देना, गुहा चौड़ी होती है। अब ध्यान देना, जैसे हम यदि किसी एक सिरा का लंबवत काटें तो उसमें क्या है, ये कपाट, इन्हें बोलते हैं कपाट, वाल्व, जो क्या करते हैं, यदि रुधिर इधर है तो इधर ही बहेगा, वापस इधर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। मतलब रुधिर को एक ही दिशा में बहने देना, कपाट। तो सिराओं की भित्ति में क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। इसमें देखो, सिराओं के भीतर, अगला पॉइंट है, सिराओं के भीतर कपाट पाए जाते हैं, सिराओं के भीतर कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। अब देखिएगा, सिराएं गहरी लाल या क्या होती हैं, नीली सी दिखाई देती हैं, रंग में कैसी हैं, सिराएं गहरी लाल
सिराएं गहरी लाल या नीली सी दिखाई देती हैं, नीली सी दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं? या तो गहरी लाल या नीली सी दिखाई देती हैं। आगे आ जाता है, ध्यान देना, सिराओं के खाली होने पर जो भित्ति होती है क्या हो जाती है? चिपक जाती है, जबकि धमनियों में चिपकती नहीं। मैंने बताया आपको, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ध्यान रखना। आपने देखा होगा गैस की पाइप होती है, क्या उसकी भित्ति कभी पचकती है? क्या उसकी गुहा सकड़ी होती है बहुत, जबकि एक जो नली होती है पानी की काफ़ी बड़ी होती है। आप जैसे हवा जाएगी पचक जाएगी वो। और यदि एक चीज़ और देखें हम, गैस पाइप मान लो नीली, ये लाल है, लाल होती है ज़्यादातर, कैसी होती है? धमनी मान लो। और पाइप मान लो किसको? प्लास्टिक वाले को। और एक और होती है ड्रिप लगाने वाली, उसको केसी का मान लो। इतना फर्क। तो ये हमारे शरीर में 3 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है, ध्यान रखना, जिनके द्वारा क्या बहता है? रक्त का प्रवाह होता है। अब देखिएगा, तो जो इनकी जो भित्ति होती है, तो इसमें देखो सिराओं की भित्ति, सिराओं के खाली होने पर इनकी भित्ति चिपक जाती है, इनकी भित्ति चिपक जाती है। सिराओं के खाली होने पर इनकी भित्ति चिपक जाती है। अगला जो पॉइंट है आपके, इसमें आ जाएगा सिराओं का मध्य स्तर कम मोटा होता है। या फिर आगे पॉइंट लिखो, इसमें ध्यान देना कि केशिकाओं से रुधिर, ध्यान देना, केशिकाओं से रुधिर सिराओं की बहुत पतली शाखाओं में बहता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? सिरिकाएं।